This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। टॉपिक है हमारा आज का रेजोल्यूशंस एंड रिकॉर्ड्स। इसमें हम सबसे पहले जो चीज डिस्कस करेंगे वो है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब इसका ये है कि आमतौर पे तो जनरल मीटिंग्स में रेजोल्यूशंस डायरेक्टर्स लोग लेके आते हैं और मेंबर्स इसमें फिर वोट के जरिए फैसला करते हैं कि वो रेजोल्यूशन पास हुई या नाकाम हुई। लेकिन एक बात तय है कि जनरल मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पेश की जानी है तो उस रेजोल्यूशन के बारे में जनरल मीटिंग के नोटिस में जो है उसकी नेचर के बारे में थोड़ा सा जरूर बताया जाएगा। सो ये जो लिखा हुआ है ना, नोटिस ऑफ अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी shall state the general nature of each business proposed to be considered and dealt with at a meeting। अब आप देखें जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन भी पेश होती हैं, पास होती हैं और भी कई आइटम्स होती हैं एजेंडा में जिनको डिस्कस करना होता है। तो ना सिर्फ नोटिस ऑफ मीटिंग में रेजोल्यूशन के बारे में लिख दिया जाए, बल्कि इसी नोटिस में ये भी बता दिया जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटी है एजेंडा में जिसको डिस्कस किया जाना, उसकी जनरल नेचर के बारे में थोड़ा बता दिया जाए, ताकि जो लोग भी मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं एटलीस्ट उनको पता हो, वो जहन बना के आए कि जनाब इस मीटिंग में क्या कार्रवाई होनी है, एजेंडा में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी रेजोल्यूशंस हैं और क्या बिजनेस है जो वहां पे ट्रांजैक्ट होना है, मीटिंग की कार्रवाई प्रोसीडिंग में क्या क्या चीजें हैं। तो इसके बारे में वो कहता है कि जनरल नेचर जो है इन तमाम चीजों की वो नोटिस में स्टेट कर दी जाए, लिख दी जाए। और अगर जनरल मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो तो फिर उसका ड्राफ्ट जो है वो नोटिस के साथ अकम्पनी किया जाए, मतलब अटैच किया जाए और वो मेंबर्स को भेजा जाए। नोटिस तो भेजना है ना, नोटिस ऑफ मीटिंग, तो उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट जो है वो भी चला जाएगा अटैच होके। जी बताएं, पहला पॉइंट समझ आ गया? जी जरा बता दें सब लोग, पहला पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अब आते हैं रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं कह रहा था कि आमतौर पे रेजोल्यूशन जितनी भी पेश की जाती हैं जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर्स पेश करते हैं और मेंबर्स लोग तो वोट देते हैं उसके ऊपर। लेकिन लॉ ने मेंबर्स को भी राइट दिया है कि वो भी अगर चाहें तो कोई रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं जनरल मीटिंग में। लेकिन कौन से वो मेंबर्स हैं कि जो ये काम कर सकते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया लॉ ने मुकर्रर कर दिया कि कम से कम 5% वोटिंग पावर जिन मेंबर्स के पास हो वो मेंबर्स नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो पुराने वाली किताब है उसमें यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो अगर किसी के पास अभी तक वो किताब है तो वो अपडेट कर ले। जो हमारे पास नई किताब है उसमें ये 5% है, ठीक है। तो कम से कम 5% वोटिंग पावर रखने वाले मेंबर्स को कानून ने ये राइट दिया है तो वो कि वो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी को दे सकते हैं। वो ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये कंपनी के पास पहुंच जाए। और कब तक ये पहुंच जाना चाहिए नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन? तो इसमें दो सूरतें हैं। अगर तो कोई मीटिंग ऐसी थी जो कि मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे कॉल की गई थी, तो जो रिक्वेजिशन उन्होंने भेजी थी उसी के साथ ही ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन भी भेज दिया जाए। इन केस ऑफ एनी अदर इन इन एनी अदर केस मीटिंग की डेट से कम 10 दिन पहले,
ये कंपनी के पास पहुंच जाए नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, और फिर कंपनी क्या करेगी, इमीडिएटली साथ ही फौरी तौर पे इस नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कर देगी टू ऑल मेंबर्स जो मीटिंग अटेंड करने के एंटाइटल्ड थे। जी बता दें, ये भी समझ आ गया यहां तक? जरा साथ साथ रिस्पॉन्ड करते जाएं, शाबाश, कम ऑन। ओके, इसके ऊपर अब जरा पास पेपर का सवाल हम डिस्कस करते हैं। मिस्टर डिनशॉ होल्डिंग 13.5% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। तो इन्होंने क्या किया है जी, एक नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी को दिया है। कब? 22 मई 2014 को, जिसमें कि इस नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में इन्होंने प्रपोज ये किया है कि एमएनटी एसोसिएट्स को अपॉइंट किया जाए इन द प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब ये जो रेजोल्यूशन है इसे एजीएम में कंसिडर किया जाना था, वो एजीएम जो कि शेड्यूल्ड थी 30 मई को। अब आप जरा डेट्स देख रहे हो, ठीक है, इसको जरा खास तौर पे देखना, ये 22 मई और ये 30 मई। The company could not circulate the proposed resolution among its members. अब जी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की कि evaluate the above situation in the light of the provisions of the Companies Act। ठीक है, तो देखें, पहला तो हमें यह जानना है कि क्या मिस्टर डिनशॉ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी को भेजने के एंटाइटल थे भी या नहीं। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर प्रोविजन में पढ़ा था कि कम से कम 5% वोटिंग पावर वाला मेंबर या मेंबर्स नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी को भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो ये पूरा उतरता है क्योंकि इसके पास 13.5% शेयर्स हैं। ठीक है, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कम से कम 10 दिन पहले मीटिंग की डेट से ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी को मिल जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने फिर आगे से सर्कुलेट करना होता है मेंबर्स को। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो जहां तक वो परसेंटेज वाला मामला था वहां तक तो ठीक था। ठीक है, ये इंटाइटल्ड था कि ये सबमिट करवा सकता, लेकिन इसकी तरफ से टाइम का ख्याल नहीं रखा गया। ये देखिए, इसने 22 मई को ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दिया है, जबकि डेट ऑफ एजीएम क्या थी, 30 मई। तो कितने दिन बनते हैं, कितने दिन पहले इसने ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दिया है, बताएं जरा। और कितने दिन पहले इसको देना चाहिए था नोटिस? जी वेरी गुड टिशा भाई, 10 दिन पहले। ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। सो मिस्टर डिनशॉ डिड नॉट रीच, ये जो नोटिस है given by Mr. Dinshaw did not reach the company in the prescribed time. So the company cannot be held liable for its failure to circulate the resolution. जी जरा बताएं, ये जो सवाल डिस्कस किया है आपने, समझ आ गया? ओके जी, इसके बाद रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। आपको याद है एडजर्न मीटिंग के बारे में कुछ हमने पढ़ा था? कि अगर अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है एडजर्न मीटिंग के बारे में। ओके, तो आप देखें, अगर एक एडजर्न मीटिंग अब होल्ड हो रही है और उसमें कोई रेजोल्यूशन पास की जा रही है एडजर्न मीटिंग में, तो उसके बारे में क्या रूल है, वो अब हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं। तो स्टार्ट वो यहां से कर रहा है कि एडजर्न मीटिंग किसकी, कंपनी की एडजर्न मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग, या किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स के शेयर होल्डर्स की एडजर्न मीटिंग, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एडजर्न मीटिंग, या क्रेडिटर्स की एडजर्न मीटिंग। तो इन चारों में से किसी भी किस्म की अगर एडजर्न मीटिंग अगर होल्ड हुई और उसमें अगर एक रेजोल्यूशन पास हुई, तो कहते हैं ये जो
रेजोल्यूशन पास हुई है, जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुई है, इनफैक्ट उसी दिन ही इस रेजोल्यूशन की डेट ऑफ पासिंग कंसिडर की जाएगी, and shall not be deemed to have been passed on any earlier date. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एग्जांपल है जो हम डिस्कस करते हैं, जिससे ये टाइम फैक्टर वाला पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। मारिया लिमिटेड की जो एजीएम है वो शेड्यूल्ड थी और कंडक्ट की गई 17 अगस्त 2020 को। अब ये है ओरिजिनल मीटिंग जो 17 तारीख को हुई, in which a resolution for change of registered office was among the other businesses to be transacted. और भी businesses थे, यानी और भी एजेंडा में एक्टिविटीज थी जिनको डिस्कस किया गया, तो उसमें एक ये भी था, रेजोल्यूशन पास की जानी थी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के लिए। However, the meeting was adjourned on 31st August. अब ये adjourn होके तो 31 अगस्त तक चली गई है, and then the resolution for change of registered office was passed, और इसी तारीख को ये रेजोल्यूशन पास हुई 31 को। The resolution shall be deemed to be passed on 31st August, यानी adjourned मीटिंग में जब एक्चुअली ये रेजोल्यूशन पास हुई है तो इस रेजोल्यूशन के पास होने की तारीख यही मानी जाएगी जिस दिन ये इनफैक्ट और एक्चुअली पास हुई है, एंड नॉट ऑन 17th अगस्त। किसी के ज़हन में ये मिसकंसेप्शन आ सकती है, हो सकता है कि वो गलतफहमी का शिकार हो जाए कि जी असल डेट ऑफ मीटिंग तो 17 थी ना, जिस डेट ऑफ मीटिंग में ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट होनी थी। अरे बाबा ये आप छोड़े कि उसमें प्रेजेंट होना था, आप ये देखो कि एक्चुअली किस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुई है, वो देखो आप। चले आप बताएं, ये पॉइंट समझ आ गया? बता दें यार। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी बताने का। आगे चलते हैं। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। व्हेन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन इज अलाउड, पहले तो इसका पस मंजर आपको बता दो ना। आमतौर पे तो जाहिर सी बात है जो रेजोल्यूशंस हैं वो जनरल मीटिंग्स में पेश की जाती हैं, जनरल मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, वहां पे भी रेजोल्यूशंस पेश की जाती हैं और फिर वोटिंग के जरिए रेजोल्यूशंस पास होती हैं। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो कि जनरल मीटिंग को बुलाना थोड़ा फिजिबल नहीं लग रहा, मुमकिन नहीं लग रहा, या थोड़ा लेट हो जाएगा और फौरी तौर पे अर्जेंट बेसिस पे कोई रेजोल्यूशन पास करवानी हो मेंबर से, तो उसका कानून ने फिर एक ये हल दिया है कि सर्कुलेशन के थ्रू करारदाद पास करवाई जा सकती है। मतलब जो भी करारदाद पास करवानी है उसको एक सर्कुलर तैयार करें, एक डॉक्यूमेंट लिखें और उसको आप डाक के जरिए भेज दें, सर्कुलर के तौर पे उसको भेज दें उन तमाम मेंबर्स को जो मीटिंग अटेंड करने के एंटाइटल्ड होते हैं। तो इस तरह जो करारदाद पास करवाई जाती है उसे कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। अच्छा, ये तो मैंने आपको जरा पस मंजर बताया था, ठीक है। अब इसकी डिटेल में चलते हैं। तो पहले तो ये आप जहन में रख लें, एक्सेप्शनल इसमें केस क्या है। जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, कुछ याद आया ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में? हमने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में पहले। बता दें यार, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करना, डायरेक्टर्स का इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट वगैरह, याद आया कुछ? जी, तो वो जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस है ना एजीएम के, वो तो एजीएम में ही डिस्कस होने हैं और उनके बारे में जो रेजोल्यूशन है वो वहीं पे होनी है, ठीक है। उनके सिवा कोई और अगर मैटर है, कोई रेजोल्यूशन पास करवानी है, तो वो सर्कुलेशन के थ्रू पास करवाई जा सकती है। अब ये भी देखना है कि कौन सी कंपनीज हैं जिनको ये इजाजत है।
तो कहते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा ना हो। तो इस किस्म की कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, चाहे वो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी हो चाहे वो रेजोल्यूशन स्पेशल हो। तो सर्कुलेशन के थ्रू ये करारदाद पास करवाई जा सकती है जिसके ऊपर तमाम मेंबर्स के दस्तखत होंगे जो एंटाइटल्ड हैं वो जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो इन तमाम मेंबर्स के दस्तखत से सर्कुलेशन के थ्रू करारदाद पास करवाई जा सकती है। अब इसके बारे में कुछ रूल्स हैं, रूल्स रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास थ्रू सर्कुलेशन। पहला रूल तो ये है कि सर्कुलेशन के थ्रू जो भी कोई करारदाद पास करवाई जाए ये उतनी ही वैलिड और उतनी ही इफेक्टिव है कि जितनी कि वो रेजोल्यूशन के जो जनरल मीटिंग में पास करवाई जाती है, वो जनरल मीटिंग के जो ड्यूली कॉल की गई हो और होल्ड की गई हो। कन्वीन मतलब कॉल की गई हो मीटिंग। जी बता दें, पहला पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है कि ये जो रेजोल्यूशन है इसके पास करवाने के लिए जरूरी है कि सर्कुलर कह लीजिए चले आप, भेजा जाए तमाम मेंबर्स को। और अगर इस सर्कुलर के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स भी नेसेसरी हो अटैच करके भेजें तो वो भी अटैच कर दिए जाएं। इसके बाद है कि अगर किसी मेंबर ने एग्री किया, रेजोल्यूशन से इत्तेफाक किया, यानी अपना वोट उस करारदाद की हिमायत में और हक में दिया, तो ये जो एग्रीमेंट है इस लफ्ज से मुराद वो मुआहदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि ये वो है टू एग्री। तो अगर किसी मेंबर ने इस रिटन रेजोल्यूशन से जो कि सर्कुलेशन के थ्रू पास करवाई गई है, किसी मेंबर ने या जिस मेंबर ने एग्रीमेंट शो किया अपना, तो ये फिर रिवोक नहीं कर सकता अपना ये एग्रीमेंट, अपना ये इत्तिफाक जो उसने फेवर में वोट दिया, अब वो रिवोक नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस तरह जो रेजोल्यूशन पास करवाई गई है इसको अब नोट किया जाएगा एट सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। और यानी कि इस सर्कुलेशन के थ्रू पास करवाई गई करारदाद के बाद जो भी पहली जनरल मीटिंग अब आ रही होगी ना, तो इस जनरल मीटिंग के जो मिनट्स लिखे जाएंगे उन मिनट्स में उस रेजोल्यूशन को मेंशन किया जाएगा और उस रेजोल्यूशन को उन मिनट्स का पार्ट माना जाएगा, उन मिनट्स का पार्ट यानी हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। जी बता दें, ये चारों पॉइंट समझ आ गए? बताइए बच्चों। ओके, अच्छा अब जरा एक और सवाल कर लेते हैं, पास पेपर का सवाल करते हैं। पास पेपर का एक और सवाल करते हैं जी। The board of directors of Majestic Limited intends to change the company's name. They are of the view that such a change would help in rebranding and rebuilding the image of the company. In this regard, the board has directed the company secretary to call a general meeting on priority basis in order to obtain members' approval. Considering the urgency of the matter, company secretary has advised the board that required approval under the law may be taken from the members by getting resolution passed through circulation. तो कंपनी सेक्रेटरी ने ये एडवाइस किया कि जनाब सर्कुलेशन के थ्रू करारदाद पास करवा लें। सो अब रिक्वायरमेंट है कि कानून के मुताबिक जरा ये बताएं, एडवाइस वेदर एमएल कैन गेट द रेजोल्यूशन पास्ड बाय इट्स मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। और दूसरा है स्पेसिफाई द प्री एंड पोस्ट रिक्विजिट्स व्हिच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ in order to ensure that resolution
पास थ्रू सर्कुलेशन बाय मेंबर्स ऑफ एमएल इज वैलिड। तो दो रिक्वायरमेंट्स है इसकी। तो देखिए जरा पार्ट 1 और पार्ट 2, क्या ये वही पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़ लिए हैं? बता दें जी। जब पढ़ लें तो जरा मुझे बता दीजिएगा। समझ आ गई थी दोनों पॉइंट्स की? डन हो गया। चलें, फहद भाई ने सबसे पहले बताया है। गुड हो गया जी। ठीक है, एक और सवाल है पास पेपर का, ये भी डिस्कस करते हैं। ये भी पास पेपर का सवाल है। ऑन 26 September 2020, the board of directors of Duck Fertilizers Limited, जो कि एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, in its recent board meeting has approved a short-term loan to Kitten Limited, one of the associated companies, to meet its working capital requirement, for which shareholders approval is required. अब डीएफएल की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो तो होगी, यहाँ पे शेड्यूल्ड थी 21 मार्च, ये 2021 के मार्च के महीने में। तो अब ये जो कि पास पेपर का सवाल है तो इसलिए ऑब्वियसली ये डेट उस जमाने की लिखी हुई है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट है कि कानून के मुताबिक वो कहता है ब्रीफली डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू डीएफएल फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। एक दूसरा है कि state the procedure to be followed for obtaining the approval in each option identified in the point A। अब उसमें उसने ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रोसीजर रिलेटिंग टू वोटिंग वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। अब ये भी मेहरबानी इसकी कि यहाँ पे इसने थोड़ा वाजे कर दिया कि क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर रिक्वायर्ड क्या है? तो वो ये चीज है जी। कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल थी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल हासिल करने के लिए? तो एक तो ऑप्शन अवेलेबल ये थी कि एजीएम बुला ली जाए। अब मैं यहां पे रुक के आपसे पूछूंगा, क्या एजीएम के वर्ड्स सुनते ही आपके जहन में कुछ आया कि एजीएम का टॉपिक हमने पढ़ा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? बताएं। ओके, तो एक तो एजीएम कॉल की जा सकती है, उसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल जा सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि एजीएम कॉल किए बगैर भी ये काम हो सकता है। वो भला क्या है? पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ठीक है जी, तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं पार्ट बी के जवाब की तरफ। अब ऑप्शन 1 जो थी होल्डिंग एट ईजीएम, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर होल्ड करने के ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, इस तरीके से अगर वो करारदाद पास करवानी है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है, तो फिर ये आपको पता है ये तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। वो कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्या याद आ रहा है जी ये चीजें ईजीएम वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी? अगर जरा एक दफा जल्दी से आप देख लें इन तमाम पॉइंट्स को, ताकि आपके जहन में फ्रेश हो जाए। ओके, और अगर दूसरी ऑप्शन की तरफ जाया जाए, मतलब पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन, तो ये तो खैर अभी आज ही हमने पढ़ा है। तो उसके लिए फिर ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। पढ़े जरा पॉइंट्स।
जी जरा कंफर्म कर दें अगर समझ आ गई है तो, वरना अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें। ओके, चलें आगे चलते हैं जी। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। कहते हैं हर स्पेशल रेजोल्यूशन, जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाए, इसको रजिस्ट्रार को फाइल करना जरूरी होता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। जिस डेट को रेजोल्यूशन पास की गई है, इस डेट से ऑनवर्ड्स 15 डेज के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है जो कि रजिस्ट्रार को फाइल की जानी है, ये ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। इसके ऊपर साइन होने चाहिए, दस्तखत होने चाहिए, या किसी एक डायरेक्टर के या कंपनी सेक्रेटरी के। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका अनेक्स्ट टू आर्टिकल्स। अनेक्स्ट का मतलब है अटैच्ड। देखिए, अगर तो किसी कंपनी के आर्टिकल्स रजिस्टर्ड हैं और ये कंपनी अगर आर्टिकल्स की कोई एक कॉपी इशू कर रही है, अच्छा इस कंपनी ने कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी और उस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आर्टिकल्स की कॉपी किसी को इशू की जा रही है, तो उसमें फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी को इशू की जा रही है, तो उस कॉपी ऑफ आर्टिकल्स के अंदर में उसमें वो स्पेशल रेजोल्यूशन आप शामिल करें, एम्बॉडीड का मतलब इंक्लूड करें, या फिर उस आर्टिकल की कॉपी के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करें, अनेक्स करें। जी बता दीजिए, ये भी समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद है सेंड टू मेंबर ऑन रिक्वेस्ट। अगर कंपनी का कोई मेंबर ये रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जरा सेंड कर दें, फॉरवर्ड कर दें, भेज दें मुझे, तो पहले तो बात है कि वो कंपनी को रिक्वेस्ट करे तो, और साथ में फी पे करे, जो भी फी कंपनी ने इस बारे में डिटरमन की होगी, तय की होगी, तो फी पे करके उसकी रिक्वेस्ट के मुताबिक फिर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी उसको फॉरवर्ड कर देगी। ओके हो गया जी? बता दें यार। अच्छा, अब एक सवाल और है जी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 22, ये भी पास्ट पेपर का सवाल है। ट्राइपोर्ट लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इंटेंड्स टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स टू सेट अ लार्जर कोरम रिक्वायरमेंट फॉर जनरल मीटिंग्स and it has obtained approval of the general meeting through special resolution. ओके, अब जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनका ख्याल ये है that in order to be effective this special resolution should be filed with the commission। अल्फाज पे गौर कीजिएगा। उनके ख्याल में, डायरेक्टर्स के ख्याल में, कि स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी कमीशन को फाइल की जानी है। However, the company secretary has advised to keep the resolution at the registered office so that anyone who is interested may inspect it। अब वो कहता है briefly discuss the requirement relating to filing or furnishing of special resolution। पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी कमीशन को फाइल करनी होती है कि रजिस्ट्रार को? बता दें यार। अभी अभी हमने पढ़ा, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है कमीशन को नहीं बल्कि रजिस्ट्रार को फाइल करनी है, और 15 दिनों के अंदर अंदर करनी है फाइल। ठीक है जी? तो ये जरा देखिए, ये वही प्रोविजन तो नहीं है जो अभी हमने पढ़ ली है? तीनों पढ़े जरा, ये तीनों पॉइंट्स जरा पढ़ लीजिए प्लीज।
बाकी सब लोग भी देख ले जी, और जरा मुझे बता दें सब लोग। वही है, फहद भाई फिर जीत गए इस दफा, सबसे पहले बता के। अली हसन भी, चले ठीक हो गया, बाकी लोग भी ओके है, चले। अच्छा जी, इसके बाद है records of resolutions and meetings। देखें, जो भी रेजोल्यूशंस पास होती हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब रिकॉर्ड के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की? तो एवरी कंपनी शैल कीप records of copies of all resolutions of members passed otherwise than at जनरल मीटिंग्स। मतलब कि जनरल मीटिंग्स के प्लेटफॉर्म में रेजोल्यूशन अगर पास नहीं की गई, किसी और तरह से अगर रेजोल्यूशन पास करवाई गई है, तो उन तमाम रेजोल्यूशंस की कॉपीज का रिकॉर्ड कंपनी ने मेंटेन करना होता है। अब वैसे बाय द वे, ये कौन सी ऐसी रेजोल्यूशंस होती हैं जो जनरल मीटिंग बुलाए बगैर भी पास करवाई जा सकती हैं? तो इसका मतलब है ये इशारा किस तरफ जा रहा है? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। तो उन तमाम रेजोल्यूशन की कॉपीज का रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करना होता है। और इसके बाद है कि तमाम जनरल मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स के मिनट्स का रिकॉर्ड भी कंपनी ने मेंटेन करना होता है। मिनट्स का पता ना किसे कहते हैं? समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। तो तमाम जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के जो मिनट्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है विद द नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, टू बी एंटर्ड इन प्रॉपरली मेंटेन्ड बुक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जनरल मीटिंग के जो मिनट्स हैं बस वह कागज पे लिख लिए जल्दी जल्दी से और उसको कहीं पे दराज में रख दिया। और भाई प्रॉपरली मेंटेन्ड बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, मिनट्स बुक्स जिसमें मिनट्स लिखे हुए हैं तमाम जनरल मीटिंग्स के। इसके बाद जो मिनट्स हैं ये ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, मतलब इसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए। किसके? मीटिंग के चेयरमैन के, जिस बंदे ने मीटिंग चेयर की थी, जिस बंदे ने मीटिंग प्रिजाइड की थी, उसके दस्तखत हो, या फिर जो नेक्स्ट मीटिंग है उसके चेयरमैन के दस्तखत हो, जो ये भी काफी है। तो ये जो मिनट्स के ऊपर ऑथेंटिकेशन की गई है, तो ये जो ऑथेंटिकेटेड मिनट्स हैं ये एविडेंस तस्वुर किया जाता है, सबूत है, प्रूफ है ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग। ये जो ऑथेंटिकेटेड मिनट्स हैं ये इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि वाकई ही जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग में ये बातें, ये फैसले हुए थे, ठीक है। तो मिनट्स एविडेंस होते हैं मीटिंग की प्रोसीडिंग का। बताएं जी, समझ आ गई? एक बात, दूसरी बात है कि ये जो मिनट्स हैं ये एक और चीज का भी एविडेंस तस्वुर किए जाते हैं। वो क्या? कि अगर एक जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के मिनट्स तैयार किए गए हैं तो ये जो मिनट्स हैं ये फिर इस बात का भी सबूत तस्वुर किए जाएंगे कि ये वाली मीटिंग ड्यूली कॉल हुई थी, मतलब प्रॉपरली कॉल हुई थी, कानूनी तकाजे पूरे करके कॉल हुई थी और होल्ड की गई थी और कंडक्ट की गई थी। अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, हाँ, अगर कोई ऐसी एविडेंस इसके अगेंस्ट मौजूद है कि नहीं नहीं ये वाली बात तो मीटिंग में हुई नहीं थी, तो अगर कोई ऐसी एविडेंस है तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसी बात नहीं है ये वाली जो, तो फिर रूल यही है कि मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग ये इस बात का सबूत है कि जो मीटिंग थी वो ड्यूली कॉल की गई थी, होल्ड की गई थी और कंडक्ट की गई थी।
इसके बाद प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकॉर्ड, ये तमाम तर रिकॉर्ड्स जो हैं रखे कहाँ जाएंगे, तो इसका जवाब है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में। जब से रेजोल्यूशन या मीटिंग हुई या डिसीजन लिया गया, उसी दिन से ये तमाम तरह रिकॉर्ड जो हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे, फिजिकल फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये प्रिजर्व किए जाएंगे, प्रिजर्व रखे जाएंगे, महफूज रखे जाएंगे कम से कम 20 साल तक के लिए फिजिकल फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमेशा के लिए, जब तक कंपनी का वजूद है। तो प्लीज ये याद रख लीजिएगा टाइम पीरियड अच्छी तरह। बाज़ औक़ात पास्ट पेपर्स में ये वाली चीजें वो चेक करता है, टाइम पीरियड वगैरह। अब आ जाते हैं इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशंस एंड मीटिंग्स। अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहे रेजोल्यूशंस के रिकॉर्ड्स को, मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स को, तो कर सकता है। तो इस टॉपिक पे बातें कहते हैं कि जो मिनट्स बुक्स हैं, वो मिनट्स के जो प्रिपेयर किए गए थे कंपनी की जनरल मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स के जो मिनट्स थे, इन्हें ओपन रखा जाएगा फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन बिल्कुल विदाउट चार्ज ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, इस बारे में अगर कंपनी की तरफ से कोई रीजनेबल किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए तो वो भी लगाई जा सकती हैं। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो फिर रिस्ट्रिक्शंस लिखी जा सकती हैं। और हर दिन कम से कम 2 घंटे के लिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये ओपन रखे जाएंगे, ताकि अगर कोई मेंबर इंस्पेक्शन करना चाहे तो इंस्पेक्शन कर सके विदाउट चार्ज। इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी और टू मेंबर। अगर एक कंपनी का मेंबर कंपनी से रिक्वेस्ट ये करता है कि मुझे कॉपी दे दी जाए, जनरल मीटिंग के मिनट्स की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मुझे दे दी जाए, तो पहले तो आप ये ज़हन में रख लें कि जिस दिन मीटिंग हुई है ना, अब ये नहीं कि जनाब उसी दिन नहीं या उससे अगले दिन वो कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दे कि जी मुझे मीटिंग के मिनट्स दे दें। नो, कहते हैं कि जिस दिन मीटिंग हुई है उसके 7 दिन के बाद दरख्वास्त दी जा सकती है। ठीक है, एक तो ये टाइम पीरियड, मीटिंग की डेट से ऑनवर्ड 7 दिन के बाद कंपनी को ये रिक्वेस्ट की जा सकती है, और फिर जिस दिन रिक्वेस्ट की गई उससे ऑनवर्ड्स 7 दिनों के अंदर अंदर फिर कंपनी उस एप्लीकेंट को सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मिनट्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और यहां पे यह है कि अगर कोई चार्ज या कोई अमाउंट या कोई फी वगैरह कंपनी ने फिक्स की थी तो वो पे करनी पड़ेगी। ओके हो गया जी। चलिए, ये था जी हमारा टॉपिक, और यहां पे हमारा ये चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। ठीक है, आज आप इसको दोबारा देखिएगा, पढ़िएगा, एमसीक्यूज भी, ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा, टॉपिक भी रिवाइज कीजिएगा, और जहां कहीं कोई क्यूरी, कोई सवाल, तो बिल्कुल आपने हेजिटेट नहीं करना, मुझसे आपने पूछ लेना है। जहां कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, बिल्कुल। ठीक है जनाब, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।